देखें, होगा ये कि इनको बिल्कुल रिकग्निशन नहीं मिलेगी। इनको अगर रिकग्निशन मिली तो पाकिस्तान देगा, चाइना देगा, शायद ईरान दे और शायद रशिया दे, कोई पांचवा मुल्क नहीं देगा, क्योंकि तुर्की नेटो के एग्रीमेंट में बंधा हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने साफ मना कर दिया है कि हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आगे चल के भी ये रिकॉग्नाइज बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये टेररिस्ट ना भी होते तो ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टोपल करके आए हैं। तो इसलिए इस एक पॉइंट पे भी इनको दुनिया में कोई रिकॉग्निशन नहीं दे सकता। मेरा अपने देखें, ये मेरी अपनी रीडिंग है, जो मैं स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और रीजनल अफेयर्स का जो मैं स्टूडेंट हूँ, उसके हिसाब से मेरी जो एक सोच है वो ये है कि नेक्स्ट 1 ईयर में आप दुनिया में एक बहुत बड़ा आतंक का फैलाव देखेंगे और उसका ज्यादा रुख होगा पाकिस्तान भारत की तरफ। और फिर क्या होगा कि ये वापस एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी और आतंक को खत्म करने के नाम पे एक जंग शुरू होगी और ये सब चीजें होंगी। पाकिस्तान इंडिया का भी टाकरा हो सकता है कि इंडिया अब टॉलरेंट नहीं रहा इन मामलात में, कि अगर तुम उंगल करोगे तो हम पूरा हाथ देंगे, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। लेकिन इंडिया की नहीं, बिल्कुल पॉलिसी है सही है। कि अगर तुम पुलवामा करोगे तो हम बालाकोट करेंगे, अब अगर तुम पुलवामा करोगे तो हम पूरे का पूरा कर देंगे, फिर इस बार हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो अगर कोई ऐसा काम होता है तो इंडिया, जाहिर है अगर कोई बड़ा काम हो जाता है इधर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो हथियार इंडिया कहां से खरीदेगा? चाइना से तो नहीं खरीदेगा, उधर ही से खरीदेगा। तो ये एक सिनारियो है कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा आतंक का कांड होगा अगले साल में, या छोटे छोटे आतंकवादी यूरोप अमेरिका में कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से फिर ये एक जंग शुरू होगी। और फिर एक, आप ये बताएं कि ये कह रहे हैं $2 ट्रिलियन अफगानिस्तान में 20 साल में अमेरिका ने लगाए हैं। अमेरिकन अपने थिंक टैंक रिपोर्ट दे रहे हैं कि उन $2 ट्रिलियन में से 90% कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए अमेरिकन को ही मिले हैं। जी, अमेरिकन बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, अमेरिकन बिल्कुल। हथियार खरीदे गए, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स ने सारा पैसा कमा के वापस उसी अमेरिका की इकोनॉमी में आके लगा है। तो भाई साहब, ये पूरा खेल है ना, अभी इतना आसान नहीं है कि 2 लफ्जों में आप कहते हैं कि अरे बाइडेन को चाइना ने जी लेके आया इसीलिए था कि बाइडेन हथियार फेंकते। बाइडेन, देखें, अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज नॉट ए सोल अथॉरिटी। आप क्या समझते हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब आया था 2000 में, जबरदस्ती इसको इलेक्शन में जितवाया नहीं गया था। अल गोर इलेक्शन जीत चुका था, लेकिन फ्लोरिडा में जहां पे जॉर्ज बुश का भाई था गवर्नर, वहां पे रिगिंग करके इसको लाया गया। इसके बाद दुनिया ने देखा कि कितनी जंगें आई। इसके बाद 9/11 भी हुआ, इसके बाद अफगानिस्तान भी हुआ, इसके बाद इराक, लीबिया, सीरिया, पूरा कुछ हुआ, सोमालिया। कौन लाया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश को? अमेरिकन ओलिगार्की, 200 मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेट्स हैं इनकी, जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, सीआईए है, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं अमेरिका की पॉलिसीज को। कोई ये बाइडेन या कमला हैरिस की इतनी औकात ही नहीं है। ये डोमेस्टिक लेवल पे हद तक थोड़ा बहुत इनका इन्फ्लुएंस होता है। आप रिचर्ड निक्सन की मेमोर पढ़ लेना। रिचर्ड निक्सन अपने मेमोर में लिखता है कि जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होने से एक हफ्ते पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी मेरे पास बैठी थी वॉशिंगटन में, और मैंने उनसे कहा कि देखें, वो ईस्ट पाकिस्तान में जो इतना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू इंटरफियर इन देयर मैटर, इट इज पाकिस्तान डोमेस्टिक मैटर। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर प्रेसिडेंट, वी हैव नो इंटेंशन ऑफ इंटरफियरिंग इन पाकिस्तान इंटरनल मैटर्स। लेकिन वो लिखता है कि 3 दिन बाद इंदिरा गांधी जी पहुंचते ही उन्होंने पाकिस्तान भारत की सेना को ऑर्डर किया कि जाओ भाई, ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो जाओ। वो कहता है कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फौरन आर्मी चीफ को कहा कि हमारा जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भेजो उधर और पाकिस्तान की मदद करो। तो सीआईए के डायरेक्टर का फोन आया, ये रिचर्ड निक्सन के मेमोर में लिखा हुआ है कि सीआईए के डायरेक्टर का फोन आया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वी आर नॉट इंटरफियरिंग इन दैट अफेयर, लेट द इनएविटेबल हैपन। इनएविटेबल क्या था कि अब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना है।
कहता है मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मेरे अपने ऑर्डर को हमारी CIA ने रिजेक्ट कर दिया। तो सर अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझना होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का इंटरनल मामलात में तो हाथ होता है, लेकिन जो बाहर की पॉलिसी होती है ना, अब आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान से निकलने का फैसला बाइडेन का था, अफगानिस्तान से निकलने का फैसला ट्रंप का था। तो ये ना ट्रंप का फैसला था ना बाइडेन का था, अमेरिकन थिंक टैंक ओलिगार्की का ये फैसला था। अमेरिका में हथियार डॉलर छोड़ के निकलना ये बाइडेन का फैसला है? बिल्कुल नहीं है। ये अमेरिकन रूलिंग ओलिगार्की का फैसला है और इसके पीछे बड़ा कुछ है। लेकिन मार तो बाइडेन को पड़ रही है। कांग्रेस के सारे लोग जो हैं वो मुखालफत तो बाइडेन की कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन तो बाइडेन को कर रहा है। तो बाइडेन इतना भी हेल्पलेस नहीं है कि वो यदि चाहे तो इस तरह से नहीं करता। उसको अपनी अकल का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए था ना, कि पहले सिविलियन को हटाता, अपने डिप्लोमेट्स को हटाता, उसके बाद फिर ट्रप्स को बाहर करता, उसके पहले जो साजो सामान था उसकी रखवाली या तो करता या उसको ख़त्म करने का वह करता। कम से कम वो तालिबान के हाथ में तो नहीं पड़ते। ये जो इनका असेसमेंट था, जो इंटेलिजेंस ने भी दिया था कि अभी उनको 2 महीने लगेंगे, अभी उनको 4 महीने लगेंगे काबुल तक पहुंचने को, तो ये इतनी बेवकूफ़ी कहाँ से हुई? देखें, आपने कहा कि कांग्रेस गालियां दे रहा है बाइडेन को लान तान हो रही है, तो ये कांग्रेस है ना, उसको आप कंपेयर कर लें अखिलेश यादव से या राहुल गांधी से। जिस तरह बाइडेन को या किसको? ये लोग 24 घंटे मोदी जी के पीछे लगे रहते हैं, वहां पे वो लगे हुए हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बाइडेन की सेहत पे या बाइडेन के चेहरे पे आपने कौन सी परेशानी देखी है? रोज खड़ा है कि तकरीरें कर रहा है। उसको भी पता है कि ये वक्ती खेल है, जब दुनिया के सामने ये पूरा खेल आएगा कुछ महीनों में, तब दुनिया कहेगी कि वाह जी बाइडेन साहब, क्या बात है, आपने तो क्या खेल खेला है। अच्छा, अभी मास्टर स्ट्रोक। अभी उसको मजा आ रहा है, वो कह रहा है बोलो। अब आरिफ अजा क्या वीडियो लगाता है तो 100 कमेंट आते हैं, उसमें 10 गालियों वाले भी होते हैं भाई, तो चलता है। लेकिन अभी खेल बाकी है, अभी किसी के समझ में आया नहीं। आप ये बताएं कि 135 करोड़ का देश भारत कहां खड़ा है? इस रीजन की सुपर पावर है, भारत की तो पॉलिसी किसी की समझ में आ नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है कि भारत कुछ खेल नहीं रहा? भारत भी खेल रहा है, और भारत को भी इस खेल में मजा आ रहा है। दुनिया कह रही है कि भारत क्यों इंटरवीन नहीं कर रहा, भारत ये नहीं कर रहा। कोई कह रहा है तालिबान से एग्रीमेंट करो, कोई कहता है आप नॉर्दर्न अलायंस की मदद करें। अरे मोदी जी को और सरकार को पता है कि, और भारत में भी मोदी जी के ऊपर भी एक सरकार है जो पूरी रूलिंग ओलिगार्की होती है। क्या मोदी जी ने आके रातों रात चीजें चेंज कर दी हैं? वही आपका बाबू नेटवर्क मौजूद है, वही आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। तो भाई अभी खेल चल रहा है, अभी तो आए हुए महीना नहीं हुआ इनको। अभी तो इनकी जो वो क्या क्या मुहावरा है कि हांडी बीच चौराहे फूटेगी। कौन सी हांडी? एक हांडी है जो बीच चौराहे फूटेगी। तो ये अभी हांडी फूटेगी, अभी तो इनको आपस में लड़ने दें। 33 मेंबर की शूरा जो इन्होंने अनाउंस की है, सारे टेररिस्ट हैं। सारे गुआंतानामो बे से आधे से ज्यादा उसमें से लेके आए हैं। सारे आज भी UN के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। $10 मिलियन हक्कानी के ऊपर है। मेरा भी क्लेम डाला हुआ है मैंने बाइडेन को कि भाई मुझे बताओ, ये काबुल में मैं एड्रेस भेज रहा हूं, पकड़ो उसको, या उसामा बिन लादेन की तरह उसका कत्ल करो और मुझे $10 मिलियन दो। उसके ऊपर इनाम रखा हुआ है तुम लोगों ने। तो सर अभी तो इनका बड़ा कुछ होना है। अभी तो अच्छा आप सर, वो एड्रेस हमसे भी शेयर कर लीजिए ना, हम भी भेज देते हैं क्लिप। 31 पठान है, 31 पठान है, 24 कंधार से है, खाली एक शहर से। एक उज़्बेक है, वो कौन सा उज़्बेक है जिसकी सारी जिंदगी कराची में है गुजरी है, बचपन से कराची में रहा है, वहां के मदरसों में पढ़ा है, और वो हक्कानिया नेटवर्क के मदरसों में पढ़ा है, तो वो पूरा तालिबान है, भले ना इसकी एथनिसिटी उज़्बेक है। इसी तरह एक ताजिक है, 31 पठान है, जबकि अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 42% पश्तून है, और 42% में भी आधी औरतें हैं ना। औरतों को निकाल दें तो 21% पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान इज रिप्रेजेंटिंग अफगानिस्तान। कब तक चलेगा? इन हालात में भी औरतें काबुल की सड़कों पर रोज मुजाहरे कर रही हैं। अभी तो आर्म्ड रेजिस्टेंस आएगी। अभी तो ईरान के आपने अहमदी नजद जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनका बयान पढ़ लिया आपने? वो कहते हैं
कि तालिबान को लाने का मकसद जो हमें नजर आ रहा है ना, वो दे विल बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान एंड इंडिया, बट अल्टीमेटली तालिबान विल बी हार्मफुल फॉर पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया। तो ये एंगल समझाइए आप, ये क्यों कह रहे हैं साहब? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखें, तालिबान के अंदर जो बहुत बड़ा ग्रुप है ना कंधार का, वो मुल्ला ग्रुप, ये पाकिस्तान से डसा हुआ है। आप मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की किताब उर्दू में है, वो अगर पढ़ लें, जो कि एक्स एम्बेसडर थे, पेज नंबर 30 से 35 तक मैं भी जब पढ़ रहा था तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार कितनी बेगैरत है हमारी आर्मी। वो कहता है कि मैं, उसने पूरी डिटेल बताई है। तो तालिबानियों ने पाकिस्तान के हाथों डसे हुए हैं ये, और ये पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर रहे। इन्होंने पाकिस्तान को यूज जरूर किया है वापस पावर हासिल करने के लिए। ये अमेरिका पे फिर जाके भरोसा कर लेंगे, ये पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने पूरे 79 से अब तक की जो ये ग्लोबल अफगानिस्तान की जो जंग है, उसमें पश्तून को टेररिस्ट पूरी दुनिया में ब्रांड बना दिया है, और पश्तून ही विक्टिम रहा है कि सबसे ज्यादा तकलीफ में आया है पाकिस्तान का पश्तून और अफगानिस्तान का पश्तून। इस सारे खेल में तालिबान को पता चल गया है कि पाकिस्तान का डायरेक्टेड और स्क्रिप्टेड खेल है ये। तो तालिबान में हक्कानी नेटवर्क को निकाल के बाकी कोई भरोसा करने को पाकिस्तान पे तैयार नहीं है। और ड्यूरेंट लाइन, इसको तालिबान नहीं मानता। तालिबान ने काबुल टेक ओवर के 3 दिन बाद बयान दे दिया था कि हम ये फेंसिंग जो लगाई है इसको एक्सेप्ट नहीं करते, पाकिस्तान ये फेंसिंग खत्म करे। और ड्यूरेंट लाइन को तालिबान एक्सेप्ट नहीं करता। तालिबान में भी भांत भांत के ग्रुप हैं, उसमें मैं मेजर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कंधार ग्रुप, जो कि मुल्लाओं का ग्रुप है। तो ये सब जो पश्तून हैं, पाकिस्तान के भी पश्तून आप देख लें, एएनपी का हो, महमूद खान अचकजई की पार्टी का हो, पीटीएम हो, ये सब ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। और ड्यूरेंट लाइन का खत्म होने का मतलब पाकिस्तान का डिसमेंबर होना। तो ये सारी चीजें आप देखिएगा कि शायद अमेरिका भी अब इस लाइन पे जा रहा है कि एक ग्रेटर अफगानिस्तान बन जाए। उसके लिए तालिबान को यूज किया जा रहा है, पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है, कल को फिर कुछ भी हो सकता है। और चीन और रशिया को इससे क्या नुकसान है? चीन और रशिया को अगर नुकसान होता भी है ना, तो वो बर्दाश्त करने की ताकत है इनकी। वो इतनी बड़ी पावर्स हैं कि वो इतना छोटा मोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, और पाकिस्तान के अंदर इतने मसले हैं कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान अल्टीमेटली इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतेगा। चाइना को क्या नुकसान होना है, उसका इकोनॉमिक नुकसान होगा। चाइना ने कल जाके जो मीटिंग की है, उसमें चाइना ने $31 मिलियन देने का मदद का वादा किया है। वो भी चना, गेहूं, आटा, चावल, ये सब चीजें देने का कहा है। पैसा कोई खास इसमें नहीं है, इसमें सारा फूड ग्रेन्स और ये सब चीजें देने का उसने कहा है। दूसरा ये है कि चाइना ने अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट से कहा है कि हम आपके मुल्क में माइंस बनाना चाह रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चाह रहे हैं, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर आपको भी फायदा होगा। तो चाइना का मकसद इकोनॉमिक है। जैसे सीपैक पाकिस्तान में इसने बनाया था, तो वो पाकिस्तान की हमदर्दी में नहीं बनाया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर बांध के सारा कुछ किया है। तो अफगानिस्तान में भी ये जो करेगा पूरे एग्रीमेंट्स के साथ करेगा कि कल को जो भी हुकूमत हो उसको वो एग्रीमेंट्स ऑनर करने पड़ेंगे। और वो एक एक्सप्लॉयटेशन चाहता है। आपको पता है अफगानिस्तान में गोल्ड, कॉपर, लिथियम और बेशुमार मिनरल्स की कितनी बहुतात है। तो वहां पे वो माइनिंग करना चाह रहा है, और वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। दूसरा, चाइना का जो सिल्क रोड है, जो सीपेक रोड है, वो उसको वाया अफगानिस्तान लेके जाना चाह रहा है, आगे तुर्की और यूरोप और उस तरफ। तो उसको सिक्योरिटी, उस रोड को अफगानिस्तान में अगर एक ही ग्रुप की हुकूमत है तो वो सिक्योरिटी दे सकता है। तो चाइना उस नजर से जा रहा है कि लेटेस्ट ट्राई, अल्टीमेटली कुछ होगा तो हमारे मुल्क को कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री खतरा नहीं है, हमारे इकोनॉमिक को थोड़ा
हमारी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा खतरा है, तो उसको भी सिक्योर्ड करके वो चलेगा। और वो आप देखिएगा कि शुरू के हल्ले में इतनी माइनिंग कर लेगा कि वो उसका अपना इकोनॉमिक नुकसान कवर कर लेगा। तो चाइना अच्छा खेल रहा है, चाइना बड़ा समझदारी से खेल रहा है, पाकिस्तान बेवकूफी से चल रहा है। और पाकिस्तान अभी तो बड़ा अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को औकात याद आ जाएगी जब 2.5 मिलियन रेफ्यूजीज, अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में बैठे हैं। वो दिल से जानते हैं कि आज हम रेफ्यूजी हैं तो पाकिस्तान की वजह से हैं, आज हमें अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा है तो पाकिस्तान की वजह से भागना पड़ा है। तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान की जनरल सोसाइटी में खप गए हैं वो। और फिर जो होगा, तो मुशर्रफ और जरदारी के दौर में जो बॉम्बार्डमेंट हुई थी और जो टेररिज्म हुई थी और 70,000 पाकिस्तानी मारे गए थे टीटीपी के हाथों, तो वो आप देखिएगा कि आगे अफगान फिर पाकिस्तान में क्या खेल खेलते हैं। क्योंकि अफगान इज नॉट ओनली तालिबान, तालिबान तो इतना छोटा सा टेररिस्ट ग्रुप है। 4 मिलियन 40 मिलियन अफगानी जो हैं वो भी बैठे हुए हैं अभी। देखिए, अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन टोटल है 38 मिलियन, और उस 38 मिलियन का 42% पख्तून है। तो ये मान लीजिए कि करीब करीब 1.25 करोड़ पख्तून तो अफ़गानिस्तान में, लेकिन 4 करोड़ पख्तून तो पाकिस्तान में। देखें, बात दरअसल ये है कि अफगानिस्तान के, आपने कहा 1.25 करोड़ पख्तून हैं, तो 1.25 करोड़ में से आधी तो औरतें हैं, तो 1 करोड़ भी नहीं हुए। मैं 4 मैं तो करोड़ आपको अफगानियों की टोटल बात कर रहा हूँ। पॉपुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो हाँ, पख्तून हैं दुनिया में, उस लेकिन मैं दुनिया 4 करोड़ पख्तून दुनिया अफगानियों, के 2 तिहाई तो पाकिस्तान में है, 1 तिहाई ही तो अफगानिस्तान में। जी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 4 करोड़ जो अफगानी पॉपुलेशन है, उसमें ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, बलोच वही कह भी रहा हैं, हूँ। हज़ारा भी हैं। वो सब पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हज़ारा का पाकिस्तान में क्या हाल है, अफगानिस्तान में क्या हाल है, ये हम सबको पता है। इसी तरह उसका ताजिक, उज़्बेक, ये नॉर्दर्न अलायंस के एरियाज हैं। या ये पाकिस्तान से पहले भी मोहब्बत नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। तो इसलिए मेजोरिटी ऑफ अफगान्स, एनी एथनिसिटी, वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। कंधारी ग्रुप है जो मुल्लाओं का, ये भी पाकिस्तान से नफरत करता है कि इनको पता है कि हमारे, जब 2001 के बाद अमेरिका का अटैक हुआ था, तो मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखा हुआ है कि वो कह रहा है हमने बेशुमार पख्तून पकड़ के दिए थे, तो उसमें कोई हक्कानी नहीं दिया था इसने, क्योंकि हक्कानी इनके लाडले बच्चे थे। इन्होंने वो कंधारी ग्रुप के मुल्लाओं को पकड़ पकड़ के अफगानिस्तान के हवाले किया है। तो पश्तून भी मेजोरिटी ऑफ देम, पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं है जो दिखाई जा रही है, और भरोसा भी नहीं करते पाकिस्तान पे। इनको पता है कि कल को वक्त पड़ेगा तो ये हमें वापस भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात जो है ये बिल्कुल सही लगती है। और रशा को भी लगता होगा कि यहाँ पे अगर ज़्यादा हरकतें बढ़ेंगी तो फिर उसके वो चेचन्या वाला जो है वो दोबारा शुरू कर देंगे ये लोग। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं कर सकता था अगर पाकिस्तान ऑन बोर्ड ना होता। और ये अफगान अच्छी तरह जानते हैं कि 79 में अगर पाकिस्तान ने अमेरिकन इनिशिएशन पे अफगानिस्तान में मामलात खराब ना किए होते, तो शायद सोवियत के अंडर में अफगानिस्तान एक अच्छी रिपब्लिक बन के आ जाता। लेकिन इस सारे सिनारियों में नुकसान किसका हुआ? और फिर आज वापस ये देख रहे हैं, कॉमन अफगान की बात हो रही है कि अफगानिस्तान में रीबिल्डिंग हो रही थी, रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी, सिटीज कंपैरेटिवली पीस की तरफ जा रहे थे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे, एजुकेशन हासिल हो रही थी लोगों के। इवन आपने देखा था कि काबुल और अफगानिस्तान में लोगों के ड्रेस, शलवार कमीज उतर गए थे, जीन्स और टी शर्ट आ गई थी ज्यादातर उसमें। स्पोर्ट्स की तरफ लोग जा रहे थे, स्टूडेंट्स पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे। आज वापस किसने अफगानिस्तान को उस पुराने जमाने की तरफ धकेल दिया? पाकिस्तान। तो तालिबान से नफरत जो कर भी रहे हैं ना, वो पाकिस्तान से इनडायरेक्टली नफरत है। तो अफगानिस्तान में जो नफरत पाकिस्तान के लिए फैलाई जा रही, जो फैली है,
वो पाकिस्तान के पख्तून एरियाज में भी फैलेगी। तो इसको इस तरह से देखना होगा कि मैं अगेन आई एम सेइंग कि पाकिस्तान वक्ती तौर पे हवाओं में उड़ रहा है और खुशियां मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत जल्द आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जी हाँ, हाँ, तो पाकिस्तान की तरफ से तो ये भी ख्वाब देखा जा रहा है कि अब वो जो है पख्तूनों को कश्मीर में भेजेगा। कश्मीर के अलावा भी ये समझ रहा है कि अब इंटरनेशनल कैलिफेट कायम करने का टाइम आ गया है। और कश्मीर में बिल्कुल ये अपने बैक्ड जो एजेंट तालिबान हैं, क्योंकि सारा तालिबान पाकिस्तान का एजेंट नहीं है, जो एजेंट तालिबान है उनके जरिए से कश्मीर का बार बार नाम ले रहे हैं। मैंने सुना है कि कल एक अरसे बाद कश्मीर में कहीं पथराव भी हुआ है, स्टोन पेल्टिंग भी हुई है। तो ये ऑफ कोर्स अपने स्लीपर सेल्स वापस जगा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये पूरे रीजन में स्लीपर सेल्स वापस खुल रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है इस्लामिक उसका। आप देखना कि कुछ अरसे में बांग्लादेश में ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की हवा बहुत तेज चलेगी। इस पूरे सिनारियो में आपको ये देखना होगा कि आपका जो ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं ना, जो खास तौर पे बांग्लादेश और इंडिया में, ये पोटेंशियल विक्टिम होंगे। इसके विक्टिम से मतलब ये शिकार होंगे इन इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि ये एक अनरजिस्टर्ड पॉपुलेशन होती है जिनका दाव पे कुछ नहीं लगा हुआ होता, क्योंकि ये बाहर से आए हैं, डेस्टिट्यूट हैं, इनकी कोई ज़मीन नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनका कुछ नहीं है। तो ये आसानी से शिकार बन जाते हैं और फिर मज़हब के नाम पे ये रेफ्यूजी बने हैं, तो वो फिर अपने मज़हब की तरफ ज़्यादा उनको आसानी से वो लगाया जा सकता है, जिहाद की तरफ, और ये एक इजी विक्टिम बन सकते हैं। और रोहिंग्या, इसके अलावा इस रीजन में और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की जो हवा चलेगी ना, आपके साउथ इंडिया श्रीलंका है, केरला है, उस तरफ आप चाइना इस मामले में महफूज रहेगा कि चाइना ने तो सारे मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया है। वहां तो कोई हिल भी नहीं सकता। जो बाहर बैठा है ना मुसलमान कंसंट्रेशन के कैंप के बाहर जो है ना, वो इस डर से कि कहीं हमें भी अंदर ना डाल दे, इसलिए वो भी इंसान का बच्चा बन के रहेगा। ये खतरा है अवैसियों जैसों से, जो कि इसको आड़ बना के एक्सप्लॉइट करना को कोशिश करेंगे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, इसका असर पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात का वो है कि भारत के हवाले से, कि भारत की सरकार की नज़र में है, जब आपको मुझको ये पता है तो भारत की सरकार को भी पता है कि क्या खेल चल रहा है, कश्मीर कश्मीर क्यों हो रहा है। बांग्लादेश बहुत ज़्यादा खतरे में है मेरी नज़र में, और हसीना वाजिद को एक टफ टाइम आने वाला है। बांग्लादेश में मेरी अपनी स्टडी है कि रीऑर्गेनाइजिंग और रीग्रुपिंग ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म हो रही है, और कहीं ना कहीं पे ये बम फटने वाला है। तो कश्मीर को तो मैं समझता हूँ कि भारत की फोर्सेस ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। जब अली गिलानी के मरने पे वहां पे कुछ नहीं हुआ, तो वहां पे अब इतना ज्यादा कोई आप 90s के उसमें नहीं जाएंगे वापस, ये आई एम श्योर अबाउट इट। अगर कहीं खतरा है तो पंजाब पे है। पंजाब के जरिए ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पंजाब की अभी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पिछले 2-3 महीने से इंडिया में जो चल रही है ना, तो वहां भी मामला काफी हद तक कंट्रोल में है कि आफ्टर ऑल पंजाब में पैट्रियट बहुत ज्यादा हैं, इंडियन नेशनलिस्ट बहुत ज्यादा हैं, फसादी है ना कम है, तो इसलिए चीजें कंट्रोल में है।